जहाँ से फिर अपन ट्रांसलेशन वगैरह करना भी सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे फिर बता। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो रहता है वर्ब। वर्ब, और वर्ब मीन्स सेंटेंस में होने वाला जो एक्शन होता है, या सेंटेंस में जो भी कोई वर्क होता है। आई को देखो समझना है, दो चीजें लिखी है मैंने, फिर लिख डाल लेना। एक तो लिखा मैंने दे ए नोवेल विद मी इन दिस क्लास। उन्होंने एक उपन्यास मेरे साथ इस क्लास में। अब इसका कोई सेंस आ रहा है क्या कि उन्होंने मेरे साथ क्लास में एक नोवेल? इसका मतलब ये क्या नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। और जब तक एक्शन या कोई काम नहीं होता तब तक वो क्या नहीं बनता, सेंटेंस नहीं बनता। इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, नो सेंटेंस। और ये अकेला वर्ड, लगने में एक वर्ड लग रहा है ये, अकेला वर्ड एक सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि मार्च का मीन्स होता है, एक तो मार्च का मीन्स होता है जो फरवरी के बाद में आता है, मार्च का महीना। तब तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है नाउन। और एक मार्च का मीन्स ये भी होता है, हम बोलते हैं मार्च पास्ट, मार्च पास्ट करते तेजी से आगे बढ़ना। तो मार्च का एक मीनिंग ये भी होता है आगे बढ़ना। अब आगे बढ़ना क्या हो गया, एक एक्शन या कोई काम हो गया, इसलिए आगे बढ़ना इंग्लिश में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं क्या, सेंटेंस कह सकते हैं। इसका मतलब जो वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी क्या बन सकती है, सेंटेंस बन सकती है। जैसे पुट, ये अपने आप में क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। जिसमें आपने कोई बुक्स लेकर आए तो मैंने कहा कि पुट ईयर, इन बुक्स को यहाँ रखो, या पुट इनको रख दो। तो पुट इनको रख दो, पुट करना ऑटोमेटिक क्या हुआ, कोई काम हुआ। और जो भी काम होता है वो एक्शन, और एक्शन होने का मीन्स वर्ब, और वर्ब होने का मीन्स सेंटेंस। तो साइज से फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक सेंटेंस में एक्शन नहीं है तब तक वो क्या नहीं है, सेंटेंस नहीं। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या? मतलब वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेंटेंस बनाने में। अगर क्रिया नहीं आएगी तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो मार्च सेंटेंस होगा, पुट सेंटेंस होगा, लेकिन दे ए नोवेल विद मी इन दिस क्लास है इतना बड़ा आ जाए, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मार्च, मार्च के दो मीनिंग होते हैं। मार्च मीन्स एक मार्च का महीना, तब तो ये संज्ञा का काम करता है, वो वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन मार्च का मीन्स जब आगे बढ़ना लेते हैं हम, फिर वो सेंटेंस होता है। अब देखो, नेक्स्ट आता है, तो ये वर्ब बनती है
सेंटेंस में इसके सब काफी सारे फॉर्म्स बनकर आते हैं। इसके फॉर्म्स, तो एक वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो टोटल फॉर्म्स होते हैं 7, चाहे वो कोई भी वर्ब हो। जैसे मान लीजिए आप इसी को लेते हैं, सिंग, गाना। कोई ना कोई सेंटेंस में तो सिंग सही रहेगा, आई सिंग, दे सिंग, वी सिंग। लेकिन किसी सेंटेंस में जाकर ये सही रहेगा, सिंग्स। कोई ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पर ये राइट रहेगा। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। देखो, सिंग, सिंग्स, सेंग, कितने ऐसे सेंटेंस होंगे जहां हमें संग लिखना पड़ेगा। कितने ऐसे सेंटेंस होंगे जहां इस क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे 2018 के मेंस में क्वेश्चन नंबर 30 आया था, क्या तुम्हें सितार बजाने में आनंद आता है, तो डू यू टेक एंजॉय इन प्लेइंग द सितार, वहां ये लिखना पड़ता है। और कितने सेंटेंस में हमें ये यूज करना पड़ता है, 6 तो हो गया ना। अब अगर आपको सेंटेंस बनाना है कि मैं गाना जानता हूं, तो आई नो, मैं गाना जानता हूं, आई नो सिंग नहीं आएगा, आई नो सिंग्स ये भी नहीं आएगा, आई नो सेंग ये भी नहीं आएगा, आई नो संग, आई नो सिंगिंग और आई नो टू सिंग दोनों नहीं आएंगे। वहां जाकर ये वाला फॉर्म आएगा, मैं गाना जानता हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, मैं गाना जानता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई नो हाउ टू सिंग। तो ये क्यों आया, ये बाद का बात है। मैंने तो अभी केवल एक क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं, 7। किसको कहाँ लगाते हैं ये सब बात का काम है, बस एक क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं, 7। कौन कौन से, ये जो सामने लिखे हुए हैं। अब रुकना, जैसे आप मान लो आपका इसका बनाना है, स्विम, तैरना। अब मैंने कहा कि स्विम का ये फॉर्म बनाइए, बन जाएगा ना, टू स्विम। ये बनाना है हाउ टू स्विम, ये बनाना है स्विमिंग, ये बनाना है स्विंग। बताओ समझ में आ गया क्या। एक बार नोट करो, फिर इनका यूज करना सिखाऊंगा। तो एक क्रिया के 7 फॉर्म होते हैं। स्कूल टाइम में सिर्फ 3 पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में सबका यूज होता है। आरएस में ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा अच्छा रोल है, हमें 7 के 7 फॉर्म पता होना चाहिए। यहां से स्टार्ट ही है वर्ब से, फर्स्ट पॉइंट। साथ में ये भी मेंशन कर लेना, इसको क्या कहा जाता है। अभी सैटरडे को ग्राम सेवक के मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला देखा होगा आपने भी, आया था इन्फिनिटी वाले। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे थे, टू कम टू, ऐसा था ना, दो जोड़ने वाले। ये क्वेश्चन आया था अभी। पिछला अभी आरपीसी का जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, 75 से लेकर 90 तक 15 क्वेश्चन पहुंचे आरपीएस से, नहीं इस जगह से। तो ये समझ में आना, क्योंकि शुरुआत इंग्लिश की यहाँ से होती है। मतलब नाउन से पहले भी ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नाउन के अंदर भी सेंटेंस आता है, एक बार सेंटेंस मेकिंग पकड़ में आना चाहिए, कैसे सेंटेंस मेक होते हैं।
पहली वाली दोनों का मिलाकर फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकेंड फॉर्म कहते हैं, ये थर्ड फॉर्म का काम करेगी, ये जिरेंट फॉर्म है, ये इन्फिनिट फॉर्म है, और ये आपकी स्किल्ड फॉर्म है। आप देखो इसमें फॉर्म्स तो है 7 और नाम अपने कितने लिखे हैं इधर 6। इसका मतलब इन दोनों को कौन सी फॉर्म में डाला गया है, फर्स्ट में। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वाला जो काम करेगी वो इसका प्लूरल का, और ये वाला जो काम करेगी वो किसका, सिंगुलर का। ये बातें समझ में आ गई क्या? इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दो रूप चलते हैं। किसी भी क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल रहेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर रहेगी। अब आप बिल्कुल डिफरेंस कर सकते हैं गो और गोज में क्या फ़र्क है। गो कौन है, प्लूरल, और गोज कौन है, सिंगुलर। मेक प्लूरल, मैक्स सिंगुलर। समझ में आ गया? अभी जो फर्स्ट फॉर्म के दो ग्रुप चलते हैं उसको सिंगुलर और प्लूरल से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। किसी वर्ब के 7 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म जिसके दो फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल, फिर उसकी सेकेंड फॉर्म बनानी पड़ती है, उसकी थर्ड फॉर्म, जीरेंट फॉर्म कौन सी हो जाएगी, आईएनजी लगने वाली। इन्फिनेटिव कौन सी फॉर्म होती है जिसके आगे क्या लग जाए, टू, फर्स्ट के आगे। और स्किल वाली कौन सी होती है जहां क्या लग जाए, हाउ टू। तो आईएनजी लगाने का मीन्स जीरेंट, टू लगाने का मीन्स इन्फिनेटिव, और हाउ टू लगाने का मीन्स स्किल। बताइए समझ में आया क्या? सिर्फ आपको एक ही जगह दिक्कत आएगी, ये वाली बस। मतलब याद दो ही करनी पड़ती है, कौन सी, सेकेंड और थर्ड। ये तो खुद ही बना सकते हो आप, किसी भी क्रिया की बना लो। जब मैं आपसे कहूँ ना स्विम बनानी है तो स्विम तो खुद हो गई, कौन से फॉर्म में हुई, प्लूरल में या सिंगुलर में, प्लूरल में। सिंगुलर बन गया स्विम्स, जीरेंट क्या बन गया, स्विमिंग, इन्फिनेटिव क्या बन गया, टू स्विम, और स्किल क्या बन गया, हाउ टू स्विम। बन गया सबका, सबका बना सकते हो। अब स्विम की सेकंड और थर्ड क्या होती है वो आपको याद करनी है। तो सेकंड तो होती है इसकी स्वाम, और थर्ड होती है इसकी स्वम। एक बार अपने नोट्स में इसकी खुद बना लीजिए आप साथ के साथ, स्विम की 7 फॉर्म बना लीजिए, ठीक है। आपको खुद अपना खुद का बना हुआ याद रह जाएगा कि स्विम के साथ क्या बनेंगी। दो में दिक्कत आती, दो मैंने लिखवा दी आपको, तो अपने को दो दो ही याद करनी पड़ेगी, सेकंड थर्ड ही याद करनी पड़ती है बस। मतलब हर वर्ब का सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट फॉर्म होता है वही याद करना पड़ता है बस। बाकी होती 7 है, 5 खुद बनाई जा सकती है। तो यही बन के आया ना। समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक। स्विम, स्विम्स, स्वाम, स्वम, स्विमिंग, टू स्विम एंड हाउ टू स्विम। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है? ड्राइव, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना। ड्राइव का इन्फिनेटिव क्या होगा, टू ड्राइव। ड्राइव का जिरेंड क्या होगा, ड्राइविंग। ड्राइव का इन ओ स्किल्ड क्या होगा, हाउ टू ड्राइव। ड्राइव प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल।
और सिंगुलर क्या होगा, ड्राइव। समझ में आ गया ना। अब इसके 2 सेकंड और थर्ड याद करना है। ये फर्स्ट, सेकंड होता है ड्रो और थर्ड होता है ड्राइवन। ट्राई, ड्रो, ड्राइवन। बताओ वर्ब के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? क्लियर कि प्रत्येक फॉर्म, वर्ब के 7 फॉर्म्स होते हैं। अब डालेंगे इसका अगली हेडिंग, यूज ऑफ वर्ब्स। ये तो ही क्रिया के फॉर्म्स। पहले तो मैंने आपको ये समझाया क्रिया क्या होती है सेंटेंस में, ठीक है। फिर उसके 7 फॉर्म्स आए। अब इनका यूज कैसे करते हैं? यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रयोग। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कौन सा फॉर्म आएगा? सिंगुलर फॉर्म। ये तो गई फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रक्चर। इस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब क्या पता आईएनजी नहीं आती होगी, थर्ड नहीं आती होगी, इसलिए पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब अगर आपका सब्जेक्ट कैसा आ जाता है, सिंगुलर, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कौन सा फॉर्म लगाना है? सिंगुलर फॉर्म लगाना है। सेकंड है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म दोनों साथ आते हैं, बीच में और कोई वर्ड नहीं आता। सब्जेक्ट के साथ सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है और सब्जेक्ट के साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। तीसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज या हैव, हैड, विल हैव या सेल हैव, अगर सब्जेक्ट के साथ ये लगाएंगे फिर ये वाली फॉर्म लगानी है। तीन स्ट्रक्चर हो गए, तीनों अलग अलग है। अब यहां से आपके ट्रांसलेशन, एरर के क्वेश्चन सब तैयार हो सकते हैं। एक बार बेसिक पकड़ में आ जाना चाहिए पूरा। सब्जेक्ट के साथ में यदि हैज या हैव, हैड, विल हैव या सेल हैव का प्रयोग करते हैं तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर सब्जेक्ट के साथ में या तो इज आर एम या फिर वाज एंड वर या फिर विल बी एंड सेल बी, अगर ये चीजें आती है तो जीरेंड फॉर्म आती है, अर्थात आईएनजी वाली फॉर्म आती है। ये चौथा स्ट्रक्चर है। फिर अपन इनके भाई एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आएगा। फिर अपन इसके एरर्स भी करेंगे। एक बार स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पकड़ में आना चाहिए और डिफरेंट लगना चाहिए सब।
नेक्स्ट नंबर 5, अगर सब्जेक्ट के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अगर सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अभी वीडियो मेंस में क्वेश्चन आया था यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसके बाद में ये वाली फॉर्म आती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको अपन कौन सी कहते थे, इन्फिनेटिव। अगर सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या कोई भी मेन वर्ब हो तो फिर इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी, और इन्फिनेटिव कौन सी होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई भी आ सकती है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। और लास्ट एक और है, अगर सब्जेक्ट के साथ में ये वाली क्रिया आती है नो, तो फिर ये वाली फॉर्म आती है हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो कौन सी फॉर्म है, स्किल्ड, लास्ट वाली बोलेंगे, वो जब भी आएगी जब सब्जेक्ट ये वाली क्रिया है पर्टिकुलर, नो, आई नो, मैं जानता हूं। ये 6 स्ट्रक्चर इनका यूज करने के हैं, तो क्रिया के 7 फॉर्म्स हैं और 6 स्ट्रक्चर इनके यूज करने के हैं। अब एक बार आप 2 मिनट्स इनको ऑब्जर्व करो पड़े, वापस 1 से लेकर 6 तक, लेकिन जो मैं भी सेंटेंस डालूं आपको पकड़ में आ जाए कि हाँ कि इस कारण से ऐसा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म का कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म जब लगे जब सब्जेक्ट के साथ इनमें से कोई आए, या तो हेज आए या हैव आए या हेड आए या विल हैव या सेल हैव आए। आईएनजी वाली फॉर्म जब या तो इज हो या आर हो या एम हो या वाज हो, वर, इनमें से कोई एक हो। हाँ, बस सब्जेक्ट ये होना चाहिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। जैसे ए स्टूडेंट, अब ए स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट है, तो ए स्टूडेंट गो नहीं, गोस, ऐसे वर्ब है। स्टूडेंट्स गो, है ना, प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए, इज, आर, एम, है, जे, वो, विल, सेल, जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, या फिर कोई मेन वर्ब आ जाए तो कौन सी लगा सकते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव कौन सी होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट के साथ अगर नो वाली क्रिया आ गई तो फिर फाइनली कौन सी लगानी है, हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखना, जैसे दे, लिखूंगा तो एक बार समझना, स्विम सही है क्या, स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कौन सा फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। दे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल प्लूरल फॉर्म ही आएगा। ही सिंगुलर आया एक, कौन सा फॉर्म आ जाएगा, स्विम्स। अब चाहे दे लिखो चाहे ही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड नंबर 2 कौन सी फॉर्म पे, सेकंड फॉर्म पर। मैंने कहा सब्जेक्ट कोई सा भी हो फिर सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आती है, स्वाम। ही, अगर हैज, हैव, हैड लगा देंगे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड, सम। ही, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, सेल बी, कोई भी आई इनमें से कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। दे, देखिए देखना है सही लिखा मैंने, दे वांट, पांचवा स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट के साथ कोई भी मेन वर्ब आए कौन सी फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव। अब बताओ, दे वांट टू स्विम, ये आएगी। या सब्जेक्ट के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो भी कौन सी फॉर्म आ सकती है, इन्फिनेटिव, दे हैव टू स्विम। ये पांचवा स्ट्रक्चर देख लेना, ये चौथा देखो, ये तीसरा देखना, ये दूसरा देखना, और ये पहला देखना।
अब चटा चटा फॉर्म, दे नो हाउ टू स्विम। ये चटा स्ट्रक्चर है, बताओ समझ में आया या नहीं आया? एक बार मिला लो अपने स्ट्रक्चर में, सही है गलत है? इसका मतलब इस वाले में दो काम कर रहे हैं। हेजे वगैरह में थर्ड फॉर्म भी आती है, और किसी से भी हेल्पिंग अगर कोई भी आ जाए इन्फिनिटिव भी आती है। ये पूछा था अभी वीडियो मेंस में, दो दिए थे, ये होता है सर। हो गया ना क्लियर? तो नोज, नोज हो जाएगा ना। हाँ वो तो फॉर्म सिंगुलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस क्रिया का सिंगुलर फॉर्म ध्यान रखना, जब जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर चलता रहे, क्रिया का फॉर्म सिंगुलर लगाते चलना। और सिंगुलर कौन होता है? जिसमें एस या एस लगाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना बस। मैं लिखवा देता हूँ, चाहिए आपको दिक्कत आए तो। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? ई, सी, इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश का 7:45 हो गए, तो 1 घंटा हो गया क्लास। फोन तो कर लेते, लास्ट में 5 मिनट पहले मैं 6:30 से आ गया था, मैं बोला था फर्स्ट डे। और मुझे पहले बात कर रखी थी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर का काम करेंगे, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे किसी का नाम आ जाए, या कोई भी सिंगुलर नाम, मतलब एक कोई चीज़ आ जाए, ठीक है? जैसे एक स्टूडेंट, एक टेबल, एक टीचर, एक लीडर, एक मतलब एक वन। हाँ, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उधर रखना साथ में। हाँ हाँ, टू के जस्ट बाद तो ये वाला फॉर्म बिल्कुल नहीं देना। और वीडियो मेंस में ऑप्शन में ये भी दे रखा था, आईएनजी वाला भी। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली भी नहीं देनी। सिर्फ सीधी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, जो उसका क्या कौन सा फॉर्म माना जाता है? सिंगुलर फॉर्म। सिर्फ ये सही रहेगा, ये दोनों गलत है। चाहो तो ये भी लिख लेना नोट्स के अंदर। टू के बाद में कभी भी क्रिया की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी नहीं लगाते हैं। टू के बाद कभी भी सेकंड थर्ड नहीं आती। टू के बाद कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आता। टू के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं लगाते। टू के बाद ऑलवेज क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, वही प्रयोग होता है, ठीक है? इसलिए टू गोज नहीं, टू गो। टू प्लेज नहीं, तो सिर्फ टू प्ले। आई वांट टू प्लेज नहीं, आई वांट टू प्ले आता है बस ओनली। इसलिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वाला ही आता है टू के बाद, ठीक है? मतलब सिंगुलर वाला भी नहीं आता है। आप देखो देखो एक क्वेश्चन करना है यहाँ से। आपको तो सीधे जब भी आप पेपर खोलोगे,
क्वेश्चन नंबर 5 या 6 ये मिलेगा आरएस में। पहला और दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्रीपोजिशन का आएगा जो अपन स्टार्ट करेंगे। 5 और जो 6 आएगा वो टेंस का आएगा, जो वर्ब का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा वो कि मिस्टर शर्मा नो टू गाइड स्टूडेंट्स। अब ट्रांसलेशन भी आ जाए, मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा ऐसे विद्यार्थियों को गाइड करना जानते हैं, तो एक बार सेल्फ करो आप इसको। आप इसका क्या जवाब देके आओगे, करके देखो एक बार। आप भी करो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, चाहे गलत हो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आएगा कि मिस्टर शर्मा नो, मिस्टर शर्मा जानते हैं, टू गाइड गाइड करना जानते हैं, मिस्टर शर्मा ऐसे विद्यार्थियों को गाइड करना जानते हैं। जैसे मैं तैरना जानता हूं, इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का तो ट्रांसलेशन हो गया और 1 नंबर का सेंटेंस करेक्शन हो गया। ये तो एक थ्योरी थी, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो अपन को पढ़ना है। वहां तो सीधा मिलेगा ऐसा, या तो सेंटेंस करेक्शन आएगा 1 नंबर का, या 2 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा कि मिस्टर शर्मा ऐसे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना जानते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को गाइड कैसे किया जाता है। तो समझ में आ गया क्या? ये जवाब आपको दे के आना है। मिस्टर शर्मा नोस हाउ टू गाइड सच स्टूडेंट्स। बताओ समझ में आया? ये अपने कहाँ सीखा? अभी अभी मैंने लिखवाया था आपको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वहाँ क्रिया का कौन सा फॉर्म लेना है, सिंगुलर लेना है। आ गया नोज और पेन फर्स्ट स्ट्रक्चर। और इसके बाद में ये हाउ हाउ टू कहाँ से आ गया? ये स्ट्रक्चर नंबर देखना अभी कौन सा वाला लिखवाया था, 6 वाला। अगर सब्जेक्ट के साथ में नो क्रिया आ गई तो बताओ कौन सा वाला लगाते हैं, हाउ टू लगाते हैं। हाउ टू गाइड सच स्टूडेंट। बताइए समझ में आया क्या? क्लियर? अनाउंस मत करना, अपने माइंड से करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न से दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, पैटर्न इधर एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अभी प्रैक्टिस करवाने के लिए कि 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इन 6 में से कौन सा एक ठीक है। लेकिन एक ठीक है वो तो पता है ही, उसके अलावा 5 जो गलत है ना, वो क्यों गलत है वो पता आपको रखना है। और मान लो 6 के 6 गलत हो तो आंसर क्या दे सकते हैं अपन, नन भी दे सकते हैं। इसको भी एक बार करके देखो। चाहे आप स्ट्रक्चर देख कर लो। अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखवाए हैं आपको, 6 स्ट्रक्चर क्रिया के 7 फॉर्म लिखवाए हैं और 6 स्ट्रक्चर लिखवाए हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन चालू कर दिए हैं। चैप्टर तो वहीं कंप्लीट हो गया आपका, मान लो एक तरह से। इस क्रिया के 7 फॉर्म होते हैं और उन 7 को यूज करने के 6 तरीके होते हैं। ये एग्जाम में आने का पैटर्न है। आरएस में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे जवाब देकर आना है। कि आप जब भी ट्रांसलेशन बनाओगे तो ट्रांसलेशन आपके बिल्कुल सही बनेंगे। तो मैंने 6 पॉइंट डाले हैं, तो आप इसमें से सही कौन सा वो तो है ही, बाकी के 5 में क्या गलतियां हैं, अगर वो पकड़ में आ गया तो आपको वर्ब का यूज सही हो जाएगा। फिर कंपोजिशन में कोई एरर नहीं होगी वर्ब की। आप लेटर वगैरह में, पैराग्राफ राइटिंग में, थीम में इंग्लिश जो लिखोगे वो बिल्कुल सही लिखोगे। ट्रांसलेशन हमारे ठीक बनने की कोशिश होगी।
वाई 5 इनकरेक्ट एंड 1 करेक्ट। चलता गई। हाँ जी, मिल गया। एक सही होना चाहिए, दो नहीं, एक देखो। नहीं, एक सही है। ऑब्जेक्ट में एक ही सही माना होता है ना, तो बेटर देख हाँ, नहीं नहीं, तीन कैसे होंगे, एक देखो देखिए। हाँ जी, मिला आपको? नहीं मिल पाया? देखो स्ट्रक्चर, देखो ना, स्ट्रक्चर में भी समझाया था मैंने, पता चला कौन सा सही हो सकता है। हाँ, 4 नंबर, चार, इसमें 4 सेंटेंस सही है। हाँ, 4 नंबर वाला, हाँ राइट तो एक ही है खैर, ये वाला सही रहेगा। अब मिलाना अभी देखो। ही सब्जेक्ट सिंगुलर, लिखवाया मैंने बाबू, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम और कोई भी एक सिंगुलर नाउन, एस और यस आएगा। एक गलती तो ये है, और साथ में हाउ और लगेगा, दो मिस्टेक इसमें तो, दो मिस्टेक है ना, हाउ भी लगेगा और नोज भी आएगा। चलो, वही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही वांट या ही वांट्स, वांट्स, एक गलती तो ये, और हाउ नहीं आएगा। सीधा ही वांट्स टू स्विम, वो तैरना चाहता है। हाउ तो कौन सी वाली में आता है? नो वाली में आता है। छठा नंबर वही था ना। तो कभी भी इंग्लिश बनानी हो कि वह तैरना जानता है, तो ही नोस हाउ टू स्विम, ये बनेगी ना इंग्लिश। और वो तैरना चाहता है, ही वांट्स टू स्विम, तो इसमें यस आएगा, हाउ नहीं आएगा। वांट्स, चलो इसने कोई यहाँ से कंफ्यूज किया, हाउ तो हटा दिया, लेकिन फिर यहाँ वांट्स तो रहना चाहिए ना। और अभी बताए सब्जेक्ट के साथ चाहे हेज आए, चाहे हेव आए, चाहे हेड आए, चाहे विल आए, हेव आए, चाहे सेल हेव आए, सेकंड फॉर्म नहीं आती, कौन सी आती है? थर्ड आती है। सेकंड फॉर्म तो सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट आती है, बताया था मैंने आपको, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती। आई ईट बिल्कुल सही है, आई एट बिल्कुल सही है, लेकिन आई एटन कभी नहीं होगा। आई हैव इटन होगा, आई ईट तो आ सकता है, आई एट भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट साथ इजारे में आ जाए, वाजवर आ जाए, विल भी आ जाए, सेल भी आ जाए, कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। देखो मैंने स्विम की आईएनजी फॉर्म क्या लिखवा रखी है, देखो देखें। हाँ, यस, आया समझ में गलती क्या हुई? अब ये सही क्यों है, इसको भी देखो। सूत्र नंबर 5 देखना, 5वां नंबर का देखो। सब्जेक्ट के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आए, कौन सी फॉर्म आ सकती है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सी होती है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसे तैरना है, उसे तैरना है, इसकी हिंदी बनेगी, उसे तैरना है। से आई एम टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। टू के बाद मैंने मना भी किया था मैंने कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं आता, भी लिखवाया था ना। ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट ही आती है, सीधा प्लूरल फॉर्म आती है, लिखा हुआ नहीं हो सकता ना। स्विम्स, टू स्विमिंग नहीं होगा, टू स्विम्स नहीं होगा, ओनली क्या होगा? टू स्विम, लिखा हुआ ना। आगे समझ में क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन देखो। तो प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको।
और अपने माइंड से करना कि 1 से लेकर 6 में से कौन सा सही, और वो बाकी गलत है तो क्यों गलत है। सब जानकार है क्या आपके? खाने भी होंगे, जानकार होंगे। जीएसटी कमिश्नर कौशल भारद्वाज कोशिश है ना, जीएसटी कमिश्नर पुराने दोबारा के बेच के हो गया। अब तो मिला सही। देख करो ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, गलत आएगा ही नहीं, गलत जाएगा नहीं। बंद कैसे हुआ है? 1 मिनट, नहीं लगेगा। 1 मिनट। वापस आ जाएगा वो पेज, पेज वापस आ जाएगा। चलो मैं बता दूं, ऐसा ना वो वापस आएगा नहीं पेज। इसका आंसर होगा डी वाला सही होगा। दे वांटेड दे वांटेड लिखा ही नहीं इसमें तो। क्या लिखवाए थे मैंने? 6 लिखवाए थे ना। हाँ इसमें आएगा 5वां नंबर वाला सही। दे वांटेड टू प्ले हॉकी, ये वाला सही रहेगा। दे वांटेड टू प्ले हॉकी, ये सही रहेगा। लिखा ही नहीं है ना, क्यों? फर्स्ट वाले में दे वांट आ रहा है तो हाउ नहीं आएगा। दे वांट आ रहा है तो हाउ नहीं आएगा, और दूसरे वाले में दे आ रहा है तो नोज नहीं आएगा, नो ही आएगा। सिंगुलर क्रिया आएगी नो। ठीक है, सेकंड की गलती हो गई। और साथ में हाउ भी आना चाहिए था सेकंड वाले में। थर्ड वाले में एवं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड फॉर्म भी आ गई वांटेड, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टू के बाद फिर प्लेड नहीं आएगा, प्ले ही आएगा। हाँ, टू के बाद प्ले ही आएगा। तीसरी मिस्टेक पकड़ में आ गई। पांचवा था दे नोज नहीं आएगा, दे नो ही आएगा। हाउ तो सही है, दे नो, वो जानते हैं हाउ टू प्ले हॉकी, वे जानते हैं कि हॉकी कैसे खेली जाती है। और
पांचवा था दे वांटेड, दे के साथ सेकंड फॉर्म आ गई वांटेड, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी सही आ रही है, ये वाला सही है पांचवा नंबर का, दे वांटेड टू प्ले हॉकी। दे वांटेड टू प्ले हॉकी। दो नियम मिल गए कि सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आना। अब ये थर्ड फॉर्म भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थर्ड तो हम जब मानते हैं जब साथ में यहाँ पर क्या लगा होता है, जब हेड लगा होता। जैसे मान लीजिए हर्ट, और हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है। अब इससे आपको एक आइडिया लग गया कि जैसे सी हर्ट मी ये लिखा हुआ है, अब तीनों सेम होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप इसको फर्स्ट नहीं मान सकते क्योंकि फर्स्ट वाले की तो अपने पता था क्या आता है, एस या यस सिंगुलर फॉर्म आएगा, इसलिए फर्स्ट तो नहीं है। इसको हम थर्ड फॉर्म नहीं मान सकते क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में थर्ड लगती नहीं है डायरेक्ट। थर्ड जब लगेगी जब साथ में क्या है जेव हेड या विल। तो बताओ फिर यहाँ किसका काम कर रही है, सेकंड का काम कर रही है। समझ में आया क्या? फर्स्ट का हो गई। सी हैज हर्ट मी, बताओ कौन सी बन गई, थर्ड बन गई। वर्ब का कुछ कुछ सिस्टम समझ में आया? ठीक है, एक बार थोड़ा सिलेबस को एनालिसिस करा दो अपन को, पढ़ना कैसे किस तरह से, एक बार निकालो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक तो अपने ग्रामर प्लस ओकेब के आएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक जो पार्ट ए में बने हुए हैं, इसमें ग्रामर के अपन इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं और साथ में ही ओकेबली को किस तरह से तैयार करना है। जैसे मान लीजिए फ्रेजल वर्ब, तो डेली ग्रामर के साथ साथ डेली एक एक फ्रेजल वर्ब लिखवाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, डेली एक एक वर्ब लिखवाना, सेकंड डे उसकी एक्सरसाइज करवाना। उसके बाद में जो ही ये कंप्लीट होगी फिर डेली क्लास में ही 5-5 एडीएम्स पे अपन डेली क्लास में लिखते रहेंगे। डेली चलेगी 10 मिनट की क्लास वोकैबुलरी की भी। ठीक है, 50 मिनट की ग्रामर की क्लास और 10 मिनट की फिर एक एक फ्रेजल वर्ब, उसके बाद में फिर उसकी 5-5 एडीएम्स। ये तो 1 से लेकर 20 तक इस प्रकार से अपना तैयार होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, और इसके क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट ए के, क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक आते हैं। चक्कर ये है कि अब जैसे 8 बज गए ना, 8 बजे मेरा नीचे क्लास है और यहाँ मैं कम से कम 2010 से पढ़ा रहा हूँ, आज 12 साल हो गई आरजेएस का बैच, और राजस्थान का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट, हाँ सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आरजेएस का यही है। हमेशा 700-800 बच्चे हमेशा प्री और मेंस के पढ़ाते हैं आरजेएस में। अब यहाँ मेरा 8 से 9 फिक्स परमानेंट टाइम है पर, मतलब यहाँ 3 बैच रहते हैं, उसका फिक्स टाइम पहले बन जाता है 1-2 महीने पहले ही। हाँ 500 आरजेएस के लिए। उसके अलावा फिर मेरी 3 घंटे तेजा फाउंडेशन आरएस के लिए वहाँ क्लासें हैं, फिर सम्यक में क्लासेस स्टार्ट सुबह 7 से लेकर 7 तक 12 घंटे कंटिन्यू क्लासेस। और ये तो अभी हो गई नहीं, तो मैं घर से चलता था सुबह 5:10 पर, और 5:30 फिक्स आता, 5:30 से 7 और क्लास थी यहाँ एडीजे की, वो बेस पर से पूरा हो गया। अभी 23 जुलाई को उनका एग्जाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजे का, वो चक्कर ये टाइम नहीं है सच में, कोई दिक्कत वाली बात है। 3 महीने तो फिर डिटेल से पढ़ाना पड़ता है ना, जब हम बाहर क्लासेस पढ़ाने जाते हैं, बाहर क्लास में 1 महीने का टाइम मिलता है ओनली हमारे को। लेकिन यहाँ अपना एक पर्सनल बेस है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की इनकी सारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना। 2.5 महीने तो मान के 2.5 महीने तो कम से कम लगेंगे। क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक जो आएंगे ये फर्स्ट वाले, ये आएंगे हमारे यहाँ से पैसेज से। इसको ऐसा नहीं है अपन केवल ओनली एक दिन पढ़ेंगे, 1-2 दिन तो केवल पैसेज कैसे सोल्व किए जाते हैं, उसके बाद में ये पैसेज की अपन बुकलेट सोल्व करेंगे। अब ये चीज़ें पर्सनल बेस में पॉसिबल है, 400 बच्चों का बेस हो तो कैसे पढ़ाएगा टीचर, केवल एक दिन पैसेज कैसे पढ़ाते हैं वो बता देगा ओनली। लेकिन 10-15 15 20 बच्चों का पैसे होगा तो इसकी पूरी बुकलेट की प्रैक्टिस कराएगा आपको पैसेज की, जब नंबर बन सकते हैं ना। तो बताओ आप ग्रामर में 10 में 10 ले आओगे, फिर इंग्लिश में 45-50 नंबर तक कैसे पहुंचेंगे, ये तैयारी करनी पड़ेगी अपने को। इसलिए जहाँ बड़े बैच होते 50 से प्लस के, वहाँ इंग्लिश सक्सेस नहीं हो पाती फिर। और मैंने पढ़ाए भी हैं, कम से कम स्प्रिंग बोर्ड पढ़ाए मैंने, 8,000-10,000 बच्चे पढ़ाए, लेकिन वहाँ 600 बच्चे रहते थे, वहाँ नहीं करा पाए ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ 600 बच्चों को कौन कॉपी चेक करेगा और उनको कैसे बताएंगे पैसेज वगैरह में।
तो पैसे से पूरी बुकलेट अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक